जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है, अ मेटल रॉड ऑफ द लेंथ L एंड मास M इज pivoted at one end. A thin disc of mass M and radius R is less than L. रेडियस जो है वो उस रॉड के लेंथ से कम है। is attached to at its center to the free end of the rod. Consider two ways the disc is attached. Case A, the disc is not free to rotate about its center end. Case B is disc is free to rotate about its center. To the rod disc system perform SHM in vertical plane after being released from the same displaced position. Which of the following statement is are true? Kara restoring force is case A is equal to restoring force of case B. Restoring torque is case A is less than restoring torque in case B. Angular frequency in case A is greater than angular frequency for case B. And angular frequency for case A is less than angular frequency for case B. देखो इस क्वेश्चन का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर आपके पास यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना है। कह रहा है कि एक रॉड है और एक रॉड का ये वाला एंड जो है वो फिक्स है, ये वाला एंड फिक्स है। और कह रहा है कि इस रॉड की लेंथ L है और मास स्मॉल m है। pivoted at one end and a thin disc is of the mass m. और इसके नीचे एक डिस्क लगा दिया गया, एक डिस्क लगा दिया गया यहाँ पर, इसके सेंटर से कनेक्ट कर दिया गया एक डिस्क। ये डिस्क है, ये डिस्क कनेक्ट कर दिया गया, ये डिस्क कनेक्ट कर दिया गया। तो ये रॉड है, ये रॉड है, इस रॉड को से डिस्क कनेक्ट कर दिया गया। और डिस्क की क्या क्वालिटी बता रहा है कि डिस्क का मास कैपिटल M है और रेडियस इसका R है। रेडियस इसका कितना है? R है, रेडियस कैपिटल R है। और ये भी दे रखा है कि R जो है ना, R जो है वो लेस देन है L। ये कंडीशन पर भी ध्यान देना आप, बहुत ज्यादा इसकी रेडियस भी नहीं है डिस्क की। अटैच टू इट्स द सेंटर टू फ्री एंड एंड द एंड ऑफ द रॉड। कंसीडर टू वे, दो रास्ते हैं आपके पास कंसीडर करने के। एक तो डिस्क इज नॉट फ्री टू रोटेट, डिस्क फ्री टू रोटेट नहीं है। अगर डिस्क फ्री टू रोटेट नहीं है तो जरा हम इस चीज को ऐसे देखें, एक डिस्क यहां पर है, एक डिस्क यहां पर है और एक डिस्क यहां पर है। और यह ऐसे तो ऑक्सीलेट करेगा ना, ऐसे तो ऑक्सीलेट करेगा। तो अगर ये डिस्क का सेंटर है O और ये पॉइंट P है, इस पॉइंट को इस पर डिस्क पर ऐसे एक पॉइंट मान लें। अगर ये मान लो B है और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। तो अगर जब ये रोटेट करेगा अपने इस पाथ पर, अपने इस पाथ पर रोटेट करेगा और ये डिस्क रोटेट नहीं कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है, पहली वाली कंडीशन देख रहे हैं, डिस्क इज नॉट फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर। अगर डिस्क अपने सेंटर से रोटेट नहीं कर रहा है तो जब ये ऐसे आएगा ना, तो आप देखेंगे कि हमारा जो ये लाइन है सी बी और डी, बी और डी, और जो हमारा ये लाइन है, ये जो हमारा होगा, जो होगा ए और सी, ए और सी, ये भी रोटेट कर जाएगा। इस वाली सिचुएशन में आएगा तो आप देखेंगे कि ये वाला कंडीशन, ये कंडीशन जो डी और बी है ये रोटेट कर जाएगा, बी और डी। और ये वाली कंडीशन जो आएगी, ये कंडीशन जो आएगा, ये जो हमारा सी और ए आएगा, ये भी रोटेट कर जाएगा। आप ऐसे देखो कि एक डिस्क लगा हुआ है, एक डिस्क ऐसे लगा हुआ है, जब ऐसे रोटेट करेगा, डिस्क तो ऐसे घूम रहा नहीं रहा, ऐसे घूम नहीं रहा है, तो डिस्क जब ऐसे रोटेट करेगा इस तरीके से ऐसे, तो ये उंगली हमारी बी है और ये डी पॉइंट है। तो यहां पर इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो ऐसे है, लेकिन जब ऐसे ऊपर रोटेट करेगा तो देखिए बी का और डी का ओरिएंटेशन चेंज हो गया कि नहीं, और ऊपर जाएगा ओरिएंटेशन बी और डी पॉइंट का चेंज हो गया। फिर ऐसे ऑक्सीलेट करेगा तो बी और डी का ओरिएंटेशन चेंज हो जा रहा है, बी डी का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। यानी कि ये लाइन, जो ये लाइन है, ये लाइन ऑक्सीलेशन करते करते डिस्क का ये मूव कर जा रहा है, ये मूव कर जा रहा है, ये मूव कर जा रहा है, ये मूव कर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑक्सीलेशन करते करते जब मूव कर जाता है। अच्छा एक चीज और बता दें, ये कंप्लीटली रिजिड है, कंप्लीटली रिजिड मास और डिस्क, या कह सकते हैं रॉड डिस्क सिस्टम है। ये रॉड डिस्क सिस्टम है, रॉड डिस्क सिस्टम है ये। तो आपको एक चीज और बता दें, कंप्लीटली अगर रिजिड है
तो अगर किसी भी पॉइंट पर इस बी की बात करें और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें तो कंप्लीटली रिजिड का मतलब है कि इस पॉइंट का ओरिएंटेशन इस पॉइंट के ओरिएंटेशन से कभी भी बदलेगा नहीं। इसका ये जो गैप है, कंप्लीटली रिजिड का क्या मतलब होता है कि हर एक पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन है किसी एक सर्टेन पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस जो गैप होता है वो कांस्टेंट होता है। इसका अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये भी इसका कांस्टेंट होगा, यहाँ पर अगर देखें तो ये इसका कांस्टेंट होगा, ये इसका कांस्टेंट होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये कंप्लीटली रिजिड डिस्क रॉड डिस्क सिस्टम होगा। तो लेकिन इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे ओरिएंटेशन चेंज होने का, तो इस वाली केस में, इस केस नंबर ए में, डिस्क इज नॉट फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर। इसमें जब ये ऑक्सीलेट करेगा तो इस पार्टिकल का, कभी ये पार्टिकल डी वाला यहां था, घूमकर यहां आ गया। आप देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन से यहां पर थोड़ा सा रोटेट कर गया। यहां पर डी होना चाहिए था, ऐसे बिल्कुल ऐसे होना चाहिए था डी को, लेकिन ये यहां आ गया और ऊपर जाएगा तो डी और शिफ्ट हो जाएगा। और इस तरीके से ऐसे आप देखेंगे कि अगर ये बी है तो यहां पर ऐसे है तो ऐसे देखो, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। और फिर अगर यहाँ डी है तो यहां पर डी है तो ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे ऑक्सीलेट करेगा। तो बीडी का ओरिएंटेशन चेंज हो जा रहा है। तो इस वाले केस में रोटेशनल का फैक्टर आ जाएगा, और रोटेशनल का फैक्टर आ जाएगा तो हम इस सिस्टम के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द केस बी, केस फर्स्ट ए वाले में के लिए, तो हम पहले तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें, जो कि एम एल स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इस डिस्क के अराउंड के अबाउट अगर हम, सॉरी पी के अबाउट अगर हम इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें तो इसका क्या लगा देंगे हम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। कितना हो जाएगा, पहले तो डिस्क का हो जाएगा क्योंकि रोटेशनल फैक्टर आ रहा है इसमें, तो एम आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं ICM और प्लस एम और डिस्टेंस ए स्क्वायर होता है, यही तो होता है। तो इसका हाफ एम आर स्क्वायर होता है डिस्क का ICM, और एम ए स्क्वायर मतलब एम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। और इसका लेंथ जो है वो एल स्क्वायर है तो एल हो जाएगा। और रॉड का जो है वो हमने क्या मान लिया है, रॉड का हमने स्मॉल एम मान लिया है और डिस्क का हमने कैपिटल एम माना हुआ है, कैपिटल एम माना हुआ है। तो दिस इज द फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आया है तो उसका टॉर्क भी देख लें। तो टॉर्क अगर देखें तो टॉर्क, ये पूरा जो रॉड है, इस रॉड पूरा सस्पेंडेड है और एम मास का रॉड है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर है, तो इसका जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, ये L/2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम कहें कि ये लेंथ है L/2 और यहाँ पर L/2 है और यहाँ पर ये, तो ये L/2 है और ये थीटा एंगल रोटेट कर रहा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर x हो जाएगा और अपन हाइपोटेन्यूज L/2, तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, L/2 साइन थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, L/2 साइन थीटा हो जाएगा, L/2 साइन थीटा। और ये यहाँ पर आएगा तो पूरा का पूरा लेंथ ले लेंगे। तो इस वाले के लिए परपेंडिकुलर जो लाइन हो जाएगी वो L साइन थीटा हो जाएगी। तो अगर इसका टॉर्क देखें हम, तो टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस रॉड के लिए अगर देखें टॉर्क तो कितना हो जाएगा, फोर्स, टॉर्क के लिए mg हो जाएगा और रॉड का लेंथ m है और ये g, और इसका हो जाएगा L/2 साइन थीटा। और फिर अगर डिस्क के लिए देखें, अगर डिस्क के लिए टॉर्क देखें तो हमारा हो जाएगा, डिस्क का मास स्मॉल m है, डिस्क का मास स्मॉल कैपिटल m है, डिस्क का कैपिटल M है और रॉड का स्मॉल m है, रॉड का स्मॉल m है। तो इसका डिस्क का हो जाएगा m और परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके लिए कितना हो जाएगा, L साइन थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, L साइन थीटा हो जाएगा। ये हमारा आ गया फर्स्ट केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, और फर्स्ट केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। लेकिन हम एक चीज और जानते हैं, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा जानते हैं, और केस ए के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो ये इतना हो जाएगा। तो अगर टाउ आई अल्फा की वैल्यू यहां से mL/3 और 1/2 प्लस लगा के, प्लस 1/2 और mR² और प्लस mL², ये यहां से हो जाएगा। पहले केस के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया है ये, हाँ ठीक। और फिर
दिख रहा है ये। और फिर अब सेकंड वाले केस के लिए अगर हम देखें, सेकंड वाले केस के लिए कि डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर। अगर डिस्क हमारी रोटेट करने लगी, डिस्क हमारी रोटेट करने लगी, मान लो ये है यहाँ पर और यहाँ पर ये है, इस तरीके से डिस्क हमारी अगर रोटेट करने लगी, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट मान रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट मान रहे हैं, जो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब अगर ये रोटेट करने लगी तो आप देखेंगे कि अगर ये फ्री टू रोटेट है, ऐसे ये लगा हुआ है और ये ऐसे रोटेट भी कर सकता है। और आपको पता है कि हर एक चीज अपने मोशन में होने वाला, मोशन की वजह से जो होने वाला चेंज है उसका अपोज करता है। और इस अपोजिंग नेचर की वजह से आप जब इसको एक्सपेरिमेंटली करके देखेंगे तो यहाँ पर ये अगर रोटेट होने की टेंडेंसी है, तो जब ये यहाँ पर आ जाएगा इस कंडीशन में, तभी आप देखेंगे कि ये अपना ओरिएंटेशन ये चेंज नहीं करेगा। डी ऐसे यहीं का यहीं रहेगा, सी यहाँ का यहीं रहेगा और ए जो है वो यहीं रहेगा और बी भी अपनी जगह पर रहेगा। जबकि आप यहाँ पर देख रहे थे कि अपना ओरिएंटेशन जो है वो चेंज कर ले रहा था। जो आपका डी ऐसे, बी डी ऐसे लाइन थी, यहाँ के ऐसे हो गई, यहाँ के ऐसे हो गई, लेकिन यहाँ पर जब मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए फ्री था, तो देख रहे हैं अपने ओरिएंटेशन को ये चेंज ही नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल वही ए और बी और सी और डी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डिस्क का जो रोटेशन, हाँ ये भी एक बात और बता दें, रोटेशन का फैक्टर ही नहीं है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये नॉन रिजिड बॉडी है, ये नॉन रिजिड बॉडी है। तो नॉन रिजिड बॉडी का सिस्टम है ये, जो कि रॉड डिस्क सिस्टम है ये। तो यहाँ ओरिएंटेशन चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब रोटेशनल फैक्टर यहाँ से गायब हो गया, रोटेशनल फैक्टर यहाँ से गायब हो गया। रोटेशनल फैक्टर का मतलब हो गया कि mr²/2 डिस्क का जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, हम उसको यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि ये डिस्क जो है अपने ओरिएंटेशन को चेंज ही नहीं कर रहा है, फ्री टू रोटेट है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ऐसे मूव तो करेगा, लेकिन इसका डी जो है अपने एक्सिस को शिफ्ट करता जाएगा, ऐसे जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसका जो डीसी पॉइंट है वो नीचे आता चला जाएगा। देखिए डीसी को, डी को यहाँ आना चाहिए था, लेकिन वो धीरे धीरे ऐसे रोटेट होते होते डी अपने उसी एक्सिस को बनाए रखेगा, क्योंकि ये रोटेशनल सिस्टम, वो क्या नॉन रिजिड बॉडी है। और नॉन रिजिड बॉडी में एक चीज और बता दें कि अगर यहाँ से यहाँ पर डी और इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर कुछ रहा होगा या गैप कुछ रहा होगा, तो यहाँ पर वो गैप नहीं रहेगा, वो गैप मेंटेन नहीं रहता है। इसलिए हम इसको नॉन रिजिड बॉडी बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि रिजिड बॉडी में जो गैप होता है वो कांस्टेंट होता है किसी भी एक पॉइंट से, लेकिन नॉन रिजिड बॉडी में किसी एक पॉइंट से जो गैप होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो गैप का डिस्टेंस हर एक पॉइंट पर बदलता चला जाता है, इसलिए हम इसको नॉन रिजिड बॉडी बोल रहे हैं। यहाँ पर मान लो एडी का डिस्टेंस कुछ था, अब यहाँ पर उसी पॉइंट एडी से, या कह सकते हैं ये सी मान लो, सी नहीं ई मान लो, ई, तो ई से अब वही डी का डिस्टेंस कुछ और होगा, वही ई और सी का डिस्टेंस कुछ और होगा। तो ये गैप चेंज होते रहते हैं, इसलिए हम इसको नॉन रिजिड बॉडी बोल रहे हैं। और आप देख रहे हो कि सी डी का ओरिएंटेशन चेंज ही नहीं हो रहा है, तो रोटेशनल जो यहाँ पर फैक्टर था वो गायब हो जाएगा। और इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बी वाले केस में, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का पहले तो रहेगा, जो ये रॉड है, इस रॉड का आप जानते हैं ml² स्मॉल m रहेगा और /3, और केवल डिस्क का रहेगा। और वो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना हो जाएगा, m, और कैपिटल M है, डिस्क का मास तो कैपिटल M है, तो कैपिटल M रहेगा और l² रहेगा, यही रहेगा ml²। रोटेशनल फैक्टर यहां से गायब हो जाएगा। तो इतनी चीजें यहां पर हो गई। तो मैं थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से इसको बिठाएंगे, आप तो नोट कर ही लिए होंगे इसको। बहुत ही कह सकते हैं ये पेचीदा क्वेश्चन है और इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैं टाउ की बात करूं तो टाउ बी कितना हो जाएगा, टाउ बी की बात करूं तो इस केस में यहाँ पर अगर बात करें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये इसका क्या है, mg है, ये रॉड का स्मॉल mg है, और यहाँ पर इसका mg कैपिटल M और g होगा, और ये वाली डिस्टेंस g साइन
थीटा वही होगा और ये वाला कितना हो जाएगा L/2 जी साइन थीटा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर होगा। तो इसका अगर टॉर्क निकालें इस रॉड का, तो रॉड का कितना हो जाएगा 1/2 और जी साइन थीटा कितना हो जाएगा बेटे जी साइन थीटा। और इस डिस्क के का निकालें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अच्छा एम नहीं है, फोर्स का ये रॉड का स्मॉल एम भी होना चाहिए, स्मॉल एम और 1/2 और यहाँ पर डिस्क का निकालेंगे तो कैपिटल एम और कितना हो जाएगा जी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये डिस्टेंस हो जाएगा और जी साइन थीटा। अच्छा मास हमें डिस्टेंस निकालना था तो ये जी नहीं, यहाँ पर डिस्टेंस केवल तो 1/2 साइन थीटा L/2 साइन थीटा है, ये L/2 साइन थीटा ये हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा L साइन थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा L साइन थीटा हो जाएगा और ये G हो जाएगा, ये L यहाँ पर भी देखें L और G, ठीक है mg L साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है मैं बता दूं आपको। इसका जो टॉर्क है वो टॉर्क देखें ml, टॉर्क कितना निकल कर आया है, टॉर्क निकल कर आया है mg L/2 साइन थीटा और ml साइन थीटा। टॉर्क इसका भी उतना ही निकल कर आया जितना कि B वाले केस में, जितना कि A वाले केस में टॉर्क निकल कर आया था। तो एक चीज यहां से मुझको मिल गया कि टॉर्क चाहे A का हो चाहे B का हो, चाहे डिस्क रोटेट कर रहा हो चाहे डिस्क रोटेट ना कर रहा हो, दोनों केस में टॉर्क तो सेम आ गया। टॉर्क क्या आ गया, सेम आ गया, यानी कि रिस्टोरिंग टॉर्क इन केस A इज इक्वल टू द रिस्टोरिंग टॉर्क इन केस B। यही टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क है। दूसरी चीज हम जानते हैं कि टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा होता है। तो B केस में अगर हम आई बी और अल्फा B यहां पर लगाएं तो अब आप देखें कि आई आप कैलकुलेट कर चुके हैं, यहां पर आई कैलकुलेट कर चुके हैं और दोनों के लिए टाउ ए और टाउ बी सेम आ गया है। और यहां पर आई अल्फा आई बी और अल्फा बी रखें और यहां पर इस वाले केस में अगर आप रखें आई ए और अल्फा बी बीटा, तो आप देख रहे हैं, आप क्या देखेंगे कि यहां से आपको एक चीज मिलने वाला है कि ये आई, ये देखो आई बी को ध्यान से देखना इस इक्वेशन में। आई बी में इतना ही टर्म है और आई ए में कौन सा टर्म है, आई ए में कितना टर्म है, आई ए में देखो ये इतना टर्म और इतना टर्म तो कॉमन है, एक एडिशनल टर्म भी आ रहा है, सॉरी इतना और इतना तो कॉमन है, एक एडिशनल टर्म आ रहा है हाफ mr², देखो एक एडिशनल टर्म आ रहा है। तो आई ए जो है ना, वो आई ए जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है किससे, आई बी से। यहीं से देख लो, यहीं से सॉल्व हो जाएगा। देखो आई ए में ml²/3 और ml² और ये ml²/3 ml², ये तो सेम है, बस यही हाफ mr² रोटेशनल जो टर्म आ रहा है केस ए में वही एक्सेस है जो कि आई ए को आई बी से ज्यादा बता रहा है, आई ए से आई बी को ज्यादा बता रहा है। और अब आप देखें कि अगर टाउ दोनों के लिए कांस्टेंट है, सेम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई बी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, अल्फा बी के हो जाएगा। और अल्फा का मतलब आप समझ जाइए कि ओमेगा की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है बेटा, अभी ओमेगा को धीरे धीरे हम इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा² और इंटू एक्स होता है। ठीक है, तो यहां से मैं अभी उस टर्म को इंट्रोड्यूस करूंगा। तो अब आपको बताएं कि आई ए ज्यादा है, क्या ज्यादा है, आई ए ज्यादा है, और आपको व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो हमें यहां पर देखना है अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, तो आप अगर यहां पर देखें कि आई ए ज्यादा है तो इसका ये मतलब हुआ, कहां गया वैल्यू, ये है वैल्यू। अब देखें कि इसके इक्वल टू में क्या देखेंगे आप, हाँ ठीक ठीक ठीक, तो ये वाला टर्म ज्यादा है और ये वाला टर्म आप देख रहे हैं जैसे आई बी है वैसे आई ए के लिए भी आप लिखेंगे 1/अल्फा बी अल्फा ए। तो आपने ये देखा कि अल्फा ए ज्यादा है, देखो यहां से,
और अल्फा बी कम है, तो अगर आई ए ज्यादा है, आई बी कम है, तो यहां से देखें आई ए ज्यादा है, आई बी कम है, ये वैल्यू यहां पुट करें यहां पर, तो 1 अल्फा बी और ये ग्रेटर होगा 1 अल्फा ए के। देखो आई ए की जगह पर 1 अल्फा बी और आई बी की जगह पर 1 अल्फा, आई बी की जगह पर, सॉरी ये गड़बड़ हो रहा है, ए और बी हो जाएगा ये। देखो ये आई ए की जगह पर, देखो आई ए की जगह पर 1 अल्फा ए, गुड, और ग्रेटर देन, और आई बी की जगह पर 1 अल्फा बी, ये सही हो गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 1 इंटू अल्फा बी ग्रेटर देन 1 इंटू अल्फा ए, तो आप देखेंगे कि अल्फा बी इज ग्रेटर देन अल्फा ए आ गया। कितना आ गया? अल्फा बी इज ग्रेटर देन अल्फा ए आ गया, ए आ गया। अब आप यहां से देखें कि अल्फा ओमेगा से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। इसका यह मतलब हुआ कि जो ये ओमेगा है, ओमेगा बी, ये ग्रेटर होगा किससे? ओमेगा ए से। किससे ग्रेटर होगा? ओमेगा ए से। मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द बी इज ग्रेटर देन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। यही वाला ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। इसका यह मतलब हुआ कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर केस ए नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ केस बी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ केस बी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ केस बी, कौन सा ऑप्शन यहां पर मिल रहा है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये तो कुछ सेम हो जा रहा है, ये है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला केस यही है बी, और वो स्मॉलर आ रहा है, यहां पर केस चेक करना होगा। ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ केस फॉर केस बी। ये देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर द केस बी इज, देखो यहां पर कैसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, ये ऐसे लिखा हुआ है इस तरीके से। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ बी देखो यहां पर बड़ा है, किससे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर द केस ए से बड़ा है। तो आपका ए और डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट वाले हैं, तो इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट होगा।